नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे भूगोल का अध्याय 3 जिसका नाम है खनिज और शक्ति संसाधन का भाग 2। इससे पहले भाग 1 के अंदर हमने पढ़ा था खनिज और खनिजों का वितरण, यानी कि कैसे खनिजों का वितरण महाद्वीपों के अंदर है और हमारे खुद भारत देश के अंदर कैसे खनिजों का अलग अलग तरह से वितरण किया गया है, यानी कि कौन सी खनिज की उपलब्धता किस स्थान पर ज़्यादा है। आज के भाग 2 में हम पढ़ेंगे जो हमने खनिज पढ़े थे उनके उपयोग और कैसे उनका संरक्षण किया जाए, और इसके अलावा हम पढ़ेंगे शक्ति संसाधन। शक्ति संसाधन यानी कि वे संसाधन जिनसे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, इन सब के बारे में आज हम अपने इस अध्याय के अंदर पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों खनिजों का उपयोग, यानी कि इन खनिजों का उपयोग क्या होता है। जैसे हमने अलग अलग खनिजों की मात्रा देखी कि किस प्रदेश के अंदर किस महाद्वीप पर कौन सा खनिज अधिकता में पाया जाता है। अब मैं बात करता हूं इन खनिजों का उपयोग क्या होता है, कैसे हम इन खनिजों का उपयोग करते हैं। देखो, अगर मैं खनिजों के उपयोग की बात करूं तो खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्राय कठोर होते हैं। अब मैं इन उद्योगों की बात करता हूं कि किस उद्योग के अंदर कौन से खनिज का उपयोग किया जाता है। जैसे कि बच्चों, अगर मैं बात करूं कॉपर यानी कि तांबे की, तो कॉपर या जो तांबा है हमें पता है ये भी एक खनिज है, और इसका उपयोग किया जाता है सिक्के बनाने में, या इसका उपयोग किया जाता है पाइप बनाने में, या आपने अपने घरों में बिजली की तार देखी होगी तो बिजली की तार जो होती है उसके अंदर भी क्या होता है, तांबा होता है, क्योंकि हमें पता है जो धातुएं होती हैं वो विद्युत की और ऊर्जा की सुचालक होती हैं। इसी तरह बच्चों, अगर मैं बात करूं सिलिकॉन की, तो ये भी क्या ये भी एक देखो बच्चों, ये होती है एक उपधातु, यानी कि अगर मैं बात करूं ये भी हमारे लिए खनिज है, और खनिज है तो इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग किया जाता है कंप्यूटर के अंदर जो चिप लगी होती है, जैसे अपने मदरबोर्ड या अन्य जो भी चिप होती हैं, तो वो जो चिप होती है कंप्यूटर की वो बनाई जाती है सिलिकॉन की। ऐसे ही बच्चों एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिनियम का उपयोग हम अगर सबसे बेहतरीन उपयोग देखें इसका, तो अपने घरों के अंदर आपने प्रेशर कुकर देखा होगा, तो वो जो प्रेशर कुकर होता है वो एल्यूमिनियम का ही बना होता है, उसका जो ढांचा है वो एल्यूमिनियम का ही बना होता है। इसके अलावा आपने हवाई जहाज देखे होंगे, तो हवाई जहाज की जो बाहर की जो बॉडी होती है वो भी किसकी बनी होती है, एल्यूमिनियम की। इसका कारण ये है बच्चों कि एल्यूमिनियम जो है वो लोहे से हल्का होता है, और हल्का होने के कारण इसका उपयोग लोहे से ज्यादा किया जाता है। तो अपने देखते हैं उपयोग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। क्वार्ट्ज मतलब बच्चों SiO2। एल्यूमिनियम जिसे उसके एस बॉक्साइट, बॉक्साइट का मतलब होता है बच्चों Al2O3, ये एक खनिज है और इसके सांद्रण कर इससे एल्यूमिनियम को अलग किया जाता है। सांद्रण की विधि हम आगे अध्याय में पढ़ेंगे। क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन, जैसे कि मैंने आपको बताया हमारा जो प्रेशर कुकर होता है। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं खनिजों का संरक्षण, कि इन खनिजों को बचाकर कैसा रखा जाए, इनके कम से कम उपयोग कैसे किया जाए ताकि भविष्य में इन खनिजों पर कोई संकट ना आए, यानी कि खत्म ना हो। तो देखते हैं कि खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसे संसाधन हैं जिनकी दोबारा पूर्ति नहीं की जा सकती, यानी कि ये अगर खत्म हो गए तो इन्हें दोबारा बनने में हजारों लाखों साल लग जाएंगे। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। धातुओं का पुनर्चक्रण का मतलब है बच्चों कि मान लो आपने लोहे से कोई शिप बनाई और कुछ साल बाद वो शिप उसका संक्षारण हो गया, और संक्षारण के बाद जो आपके पास मटेरियल प्राप्त हुआ है उससे वापस लोहा प्राप्त करके एक पुनर्चक्रण के द्वारा हम धातुओं को बचा सकते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है। अगर मैं बात करूं, अब हम बात करते हैं शक्ति संसाधन की। देखो, इससे पहले हमने खनिज के बारे में पढ़ा, खनिज के वितरण के बारे में पढ़ा, खनिज के उपयोग पढ़े और खनिज का संरक्षण देखा कैसे कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों शक्ति संसाधन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, शक्ति संसाधन वे पदार्थ हैं जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि हर वो पदार्थ जो हमें ऊर्जा देगा किस में आएगा, शक्ति संसाधन के अंदर। देखते हैं कौन कौन से हैं। कि शक्ति अथवा ऊर्जा
हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। जैसे कि बच्चों अगर मैं उद्योग की बात करूं तो उद्योग बिना बिजली, बिना लाइट के नहीं चल सकते। तो लाइट या बिजली क्या है? एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। तो बिना ऊर्जा के क्या उद्योग चला सकते हैं? नहीं। अगर मैं बात करूं कृषि की, तो कृषि करने के लिए हमें ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है। तो ट्रैक्टर भी एक क्या है? ऊर्जा का स्रोत है, क्योंकि ट्रैक्टर के अंदर डाले जाते हैं पेट्रोल या डीजल, और पेट्रोल या डीजल उस ट्रैक्टर को ऊर्जा देते हैं। और इस ऊर्जा के कारण ये जो पेट्रोल या इस ऊर्जा के कारण ये आसानी से चल पाते हैं। अगर मैं बात करूं संचार की, संचार और प्रतिरक्षा, इन सब के लिए हमें कहीं ना कहीं ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया गया है। बच्चों परंपरागत का मतलब होता है जो हम पहले से उपयोग करते आए हैं, मतलब ऐसे तरीके जिनका उपयोग हम पहले से करते आए हैं। जैसे कि लकड़ी, आपने देखा होगा लकड़ी का प्रयोग हमारे पूर्वज भी करते थे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, आज भी करते जा रहे हैं। तो ये क्या हुआ बच्चों? एक परंपरागत स्रोत। और अब हम बात करते हैं गैर परंपरागत स्रोतों की। तो गैर परंपरागत स्रोत यानी कि वे स्रोत जिनका उपयोग हम पहले से नहीं करते आ रहे हैं। आगे देखते हैं कोयला। अब हम अलग अलग प्रकार के शक्ति संसाधनों की बात करेंगे। उनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोयले के बारे में। यह बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्मी ईंधन है। देखो बच्चों, जीवाश्मी ईंधन का मतलब है इसके अंदर जीवों के अंश होते हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है जीवाश्मी ईंधन। अगर मैं आपको बताऊं कि कोयला कैसे बनता है, तो कोयला बनने के लिए क्या होता है, मान लो आज से हजारों लाखों साल पहले भूगर्भ के ऊपर स्थित जंतु और पेड़ पौधे जमीन में दब गए, और जमीन में दबे रहने के कारण दबने के कारण वहां जो दाब और ताप बना, उस दाब और ताप के कारण धीरे धीरे वो जो जीवाश्म थे किसमें परिवर्तित हो गए? कोयले के अंदर परिवर्तित हो गए। अब कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। अब बात आती है सर कोयले से विद्युत कैसे प्राप्त होती है? तो बच्चों मैं आपको थोड़ा सा तापीय संयंत्र के बारे में बताता हूं। इसमें क्या होता है, कोयले को जलाया जाता है, और कोयले को जलाने से जो हीट, जो ऊर्जा मिलती है, उसके ऊपर से पानी की पाइपें डाली जाती है, और जब वो हीट मिलती है तो पानी जो होता है वो वाष्प बन जाता है। और जब ये वाष्प टरबाइन के ऊपर जाकर पड़ती है तो टरबाइन घूमने लगता है, और टरबाइन के घूमने से हमें विद्युत प्राप्त होती है। यानी कि वाष्प का क्या काम था? टरबाइन को घुमाना, और टरबाइन के घूमने से हमें क्या प्राप्त हुई? विद्युत ऊर्जा प्राप्त हुई। और उस पानी को वाष्प बनाने के लिए हमने किसका उपयोग किया था? कोयले का। यानी कि पानी को वाष्प बनाने के लिए कोयले का उपयोग किया, इसीलिए कोयले को क्या कहा जाता है? यानी कि कोयले से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? तापीय ऊर्जा। नाम से स्पष्ट है बच्चों, जो अपना पानी था, पानी का तापमान बढ़ाकर उसे क्या बना दिया? वाष्प बना दिया। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में, अग्रणी कोयला उत्पादक यानी कि सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन कौन कर रहा है? देखो बच्चों, यहां दो चीजें होती हैं, एक तो होता है उत्पादन और एक होता है भंडारण। उत्पादन मतलब हाल ही में प्रेजेंट की स्थिति में सबसे ज्यादा कौन निकाल रहा है भूगर्भ से, ये होता है उसका उत्पादन। और भंडारण का मतलब होता है किसके पास सबसे ज्यादा है। तो निकाल कौन रहा है? चीन। जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा कौन निकाल रहा है? चीन। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस। पर वहीं अगर मैं बात करूं बच्चों कि भंडारण की, कि सबसे ज्यादा भूगर्भ के अंदर किसके पास कोयला है, तो वो है बच्चों अमेरिका। आगे देखते हैं भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र। अगर भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्रों की बात करूं तो रानीगंज पश्चिम बंगाल में तथा जरिया, धनबाद और बोकारो झारखंड में। यानी कि पश्चिम बंगाल और झारखंड के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां कोयले का उत्पादन किया जाता है। मैं बात करता हूं पेट्रोलियम की। यह भी क्या है? एक शक्ति संसाधन है, यानी कि पेट्रोल से भी हमें क्या प्राप्त होती है? शक्ति। अब हमें कैसे प्राप्त होती है इसके बारे में देखते हैं। जो हमारे वाहन है, हमें पता है जो वाहन है, वाहनों में जो शक्ति प्राप्त होती है या ऊर्जा प्राप्त होती है वो पेट्रोल या डीजल से प्राप्त होती है। तो पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, इन सबको बोला जाता है पेट्रोलियम। आइए देखते हैं
पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है। देखो बच्चों, सोना जो धातु है, जैसा कि मैंने आपको खनिज के अंदर बताया, सोने को निकालने के लिए, क्योंकि सोना पृथ्वी की गहराई के अंदर पाया जाता है, तो उसके खनन के लिए जो खर्चे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और उन खर्चों के कारण सोने का मूल्य जो है वो अपने आप में कुछ ज़्यादा हो चुका है। अब मूल्य को अगर मैं देखूं तो मूल्य का हिसाब या मूल्य को बराबर रखते हुए पेट्रोलियम को क्या बोला जाता है? काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश, फिर वहीं ये बात है, उत्पादक मतलब कौन निकाल रहा है, यहां भी मैं भंडारण की बात नहीं कर रहा हूं। तो उत्पादक देश ईरान, इराक ये हमारे एशिया महाद्वीप के ही देश हैं। सऊदी अरब यह भी एशिया का है, और कतर, यानी कि सभी एशियाई जो देश हैं। और एशिया के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो भारत के पश्चिम में पड़ने वाले देश ये क्या कर रहे हैं? सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का खनन कर रहे हैं या पेट्रोलियम निकाल रहे हैं। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा हैं। यानी कि लगभग अगर मैं बात करूं असम को छोड़कर बाकी सभी हमारे दक्षिण हिस्सों में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं प्राकृतिक गैस। देखो बच्चों, जब भी पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है या पेट्रोल को बाहर निकाला जाता है तो होता क्या है, जैसे मान लो ये कोई पहाड़ी है और इस पहाड़ी में यहां पेट्रोलियम है, और जब मैं इसका खनन करूंगा तो खनन में क्या होता है बच्चों, इस पेट्रोलियम के जस्ट ऊपर एक गैस होती है। इस गैस को जैसे ही मैं पेट्रोलियम का खनन करना प्रारंभ करता हूं, सबसे पहले ये गैस बाहर आएगी, और जब जैसे ये गैस बाहर आती है और इस गैस को संपीड़ित किया जाता है, और इसी गैस को बोलते हैं प्राकृतिक गैस। यानी कि प्राकृतिक गैस जो है हमें उन्हीं स्थानों पर मिलती है जहां पेट्रोलियम पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। देखते हैं कि प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जिस स्थान पर पेट्रोलियम पाया जाएगा उस स्थान पर पेट्रोलियम से जस्ट पहले, यानी कि पेट्रोलियम के ऊपर एक गैस की लेयर होती है, एक झिल्ली बनी होती है। वो जो झिल्ली होती है वो प्राकृतिक गैसों की ही होती है, और तब निर्मुक्त होती है, यानी कि पहले निकाली जाती है। और जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है, यानी कि उस तेल को बाहर निकाला जाता है, अपरिष्कृत यानी कि क्रूड ऑयल, अभी तक कच्चा तेल है, बाद में बच्चों क्या किया जाता है, उस तेल को गर्म किया जाता है। जैसे मान लो मैंने इस गैस को अलग किया, और गैस को अलग करने के बाद मैंने तेल को इकट्ठा किया। अब बच्चों इसके अंदर जो तेल है वो अभी तक अपरिष्कृत, यानी कि इसका शोधन नहीं किया गया। अब जब मैं इसको गर्म करूंगा, इसको गर्म करने पे बावजूद भी इसके अंदर से कुछ गैसें निकलेंगी, वो गैसें भी कैसी गैसें होगी? प्राकृतिक गैसें होगी। अब मैं बात करूं कि भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा, मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन है। यानी कि प्राकृतिक गैस संसाधन कहां कहां उपलब्ध है? त्रिपुरा हो गए, मुंबई, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, जैसलमेर आदि कुछ क्षेत्र हैं। जैसलमेर राजस्थान में आता है बच्चों। अब मैं बात करता हूं जल विद्युत की। यह भी हमारे लिए क्या एक शक्ति संसाधन है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। जल विद्युत का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो, विद्युत प्राप्त करने के हमारे पास कई तरीके होते हैं। जैसे अभी कुछ देर पहले हमने कोयले से विद्युत बनाई। कोयले से विद्युत बनाने के लिए हमने क्या किया था? वाष्प तैयार की कोयले को जलाकर, और उस वाष्प पे टरबाइन घुमाया। और जब मैं बात करता हूं जल विद्युत की, तो इसमें क्या होता है बच्चों? जल का भंडारण किया जाता है, यानी कि डैम बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं, और जब बहुत सारा जल इकट्ठा हो जाता है, एक पूरा लेवल बन जाता है जल का, बाद में उस जल की निकासी की जाती है, यानी कि उस जल को निकाला जाता है, और वो इतनी स्पीड में निकलता है, इतनी तेज गति के साथ निकलता है, और वो सीधा टरबाइन के ऊपर पड़ता है। और इतनी स्पीड से जब वो टरबाइन को घुमाता है, तो टरबाइन के घूमने से, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे ही टरबाइन घूमेगा, टरबाइन के घूमने से क्या बनेगी? विद्युत बनेगी। यानी कि अलग अलग तरीकों से टरबाइन को घुमाना है, कैसे भी घुमाओ, जैसे ही टरबाइन घूमेगा, टरबाइन के घूमते ही हमें क्या मिलेगी? विद्युत मिलेगी। पहले हमने वाष्प से घुमाया था, और अब हम किससे घुमा रहे हैं? जल के जो दाब है उससे घुमा रहे हैं। देखते हैं कि विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन है। यानी कि यहां सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्लांट बोलते हैं बच्चों,
यानी कि जल विद्युत केंद्र। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र, भाखड़ा नांगल, ये हमारे पंजाब और हिमाचल प्रदेश में है। गांधी सागर राजस्थान, नागार्जुन सागर ये हमारे आंध्र प्रदेश क्षेत्र में पड़ता है, और दामोदर नदी घाटी परियोजना इनमें शामिल है। आगे देखते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। बच्चों अभी तक अपने बात कर रहे थे ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों की, जो हम यूज करते आ रहे हैं, उपयोग करते आ रहे हैं, और अब हम बात करेंगे गैर परंपरागत स्रोतों की। जैसे कि अब देखो गैर परंपरागत, मैंने आपको पहले कहा था ऐसे स्रोत जो कभी नहीं खत्म होंगे, यानी कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा मैं आपको बताऊंगा कैसे समुद्र से ज्वार, यानी कि ज्वार और भाटा जो बनता है उससे कैसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है, जो कि नवीकरणीय है, यानी कि नए खत्म होने वाले, जिनको पुनः भरित किया जा सकता है, के उपयोग की आवश्यकता है। अब मैं पहले बात करता हूं सौर ऊर्जा की। जैसा कि आप देख रहे हो यहां बहुत सारी सौर प्लेटें लगाई गई हैं। इन सौर प्लेटों पे जब सूर्य से आने वाला प्रकाश गिरता है तो उस प्रकाश को ये सौर प्लेटें जो है ये बदल देती है सौर विद्युत के अंदर या विद्युत ऊर्जा के अंदर। देखते हैं कि सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों, जैसा कि मैंने आपको बताया ये सौर सेल लगे हुए हैं अलग अलग, और मैंने बहुत सारे सौर सेलों को आपस में जोड़कर एक पूरा सर्किट तैयार कर लिया, एक पूरा में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। यानी कि वे देश जहां लगभग सूर्य बना रहे उन देशों के अंदर, अब अगर मैं बात करता सौर ऊर्जा की कि रूस के अंदर, तो हमें पता है बच्चों रूस जो है वो काफी, अगर हमारे अक्षांश की सहायता से देखूं तो ये मान लो 0 डिग्री अक्षांश है, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा। हमारा जो सूर्य है हमेशा 23.5 कर्क और मकर के बीच में रहता है, और जो रूस है वो कुछ यहाँ है, तो रूस के ऊपर कभी भी सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती, यहाँ हमेशा सूर्य की तिरछी किरणें ही पड़ती है। इन क्षेत्रों के बीच दुनिया के जितने भी देश आएंगे वहां सभी देशों के अंदर सौर ऊर्जा का एक अच्छा नेटवर्क तैयार किया जा सकता है। और इसी को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने एक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भी किया है आज, जिससे बहुत सारे देश जुड़ चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मतलब है कि देखो होता क्या है बच्चों, जब किसी एक देश के अंदर सूरज छिप रहा होगा तो इसी लाइन में किसी अन्य देश में वापस उग भी रहा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, किसी एक देश की बिजली अगर बंद हो रही है तो दूसरे देश में स्टार्ट हो रही है, यानी कि अगर एक नेटवर्क होगा तो हमेशा लगातार दिन और रात दोनों समय हमें सौर ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। आगे देखते हैं पवन ऊर्जा। आप देख सकते हो बच्चों ये है पवन चक्कियां। पवन चक्कियां क्या होती है, जैसे आप ये पंखे देख सकते हैं, जब इनके ऊपर हवा का प्रेशर आता है, दाब आता है, जैसे ही हवा तेज चलती है तो हवा के तेज चलने से ये पंखे घूमने प्रारंभ कर देते हैं, और इन प्रत्येक पंखे के नीचे लगी होती है मोटर, और जैसे ही ये घूमते हैं इनके घूमने से टरबाइन जो होता है इस शक्ति से, इस पावर से टरबाइन घूमना प्रारंभ कर देता है, और जैसे ही टरबाइन घूमेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, टरबाइन के घूमते ही क्या बनेगी, विद्युत बनेगी। पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती हैं, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती हैं। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती हैं वहां स्थित होती हैं। यानी कि इनकी स्थिति बताई गई है कि इनको कहां स्थित किया जा सकता है। अब मैं बात करता हूं तो परमाणु ऊर्जा की। परमाणु ऊर्जा यानी कि एक परमाणु के पास कितनी ऊर्जा होती है, या एक परमाणु से हम कितनी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, उसकी बात करेंगे यहां आपने कि परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ यानी कि यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। यानी कि ये दो पदार्थ हैं बच्चों हमारे पास, एक तो है यूरेनियम और एक है थोरियम। इन दोनों पदार्थ के केंद्रों से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे ही कहते हैं अपने परमाणु ऊर्जा। होता क्या है बच्चों, जब यूरेनियम और थोरियम की से अगर अपने
विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो सबसे पहले क्या यहाँ से भी हमें हीट चाहिए, क्योंकि हमें क्या काम करना है, अगर हमें यहाँ से ऊर्जा मिलेगी तो हम पानी से वाष्प बनाएंगे और वाष्प से टरबाइन घुमाएंगे। तो सेम काम यहाँ किया जाता है कि ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन, देखो बच्चों दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। एक तो होती है नाभिकीय संलयन, संलयन मतलब दो नाभिकों का जुड़ना, और एक होती है नाभिकीय विखंडन, यानी कि किसी नाभिक का टूटना। विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है, यानी कि जब भी दो नाभिक या तो जुड़ते हैं या उनका विखंडन होता है तो हमेशा क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा। तो आपने कभी बच्चों सोचा होगा कि सूर्य के पास इतनी ऊर्जा कहां से आती है, तो इसका जवाब है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, यानी कि सूर्य के ऊपर ये अभिक्रियाएं लगातार चलती जा रही हैं, वहां दो नाभिकों का संलयन होता है और उससे क्या बनती है, ऊर्जा। तो आप देख सकते हैं कि सूर्य लगातार नाभिकीय संलयन करके, यानी कि मैं बोल सकता हूं परमाणु ऊर्जा प्राप्त करता है, और वो ऊर्जा, वो हीट हमें प्राप्त होती है, जिसे अपने क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल भंडार या निक्षेप हैं। अब मैं बात करता हूं थोरियम, विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र की बात करूं कि कहां से परमाणु से ऊर्जा प्राप्त की जाती है या परमाणु से ऊर्जा प्राप्त कर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है, तो तमिलनाडु के कल्पक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा, या इसे रावत बाटा भी कह देते हैं। कोटा क्यों, कोटा के अंदर रावत बाटा है, रावत बाटा के अंदर ये है, के निकट राणा प्रताप सागर, और उत्तर प्रदेश में नरोरा, ये नरोरा एक जगह का नाम है जहां परमाणु रिएक्टर लगा हुआ है, और कर्नाटक में केगा, या इसे काइगा भी बोलते हैं बच्चों। अब यहां आप देख सकते हो बच्चों होता क्या है, ये एक नाभिकीय रिएक्टर लगा हुआ है। अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये हमारे पास एक नाभिकीय रिएक्टर है, यहां लगातार पानी चल रहा है। अब ये नाभिकीय रिएक्टर से जैसे ही ऊष्मा ऊर्जा बनेगी, इस चलने वाले पानी को क्या कर देगी, गर्म कर देगी या वाष्प बना देगी, और जब ये वाष्प आगे जाएगी तो ये टरबाइन है, टरबाइन घूमेगा, और टरबाइन जो है लगातार जुड़ा रहता है जनरेटर से, और टरबाइन के घूमने से जनरेटर के अंदर क्या बन जाएगी, विद्युत का उत्पादन हो जाएगा। जैसे कि बच्चों आपने देखा होगा शादी ब्याह के अंदर घर से बाहर एक जनरेटर लगा होता है, तो जनरेटर का काम ही बच्चों यही होता है बिजली उत्पन्न करना। वहां अपने जनरेटर से बिजली कैसे उत्पन्न करते हैं, उसके अंदर डीजल डाला जाता है, और वो डीजल क्या काम करता है, इस टरबाइन को घुमाने का काम करता है, क्योंकि हमें पता है टरबाइन घूमेगा तो बिजली बनेगी। अब इसका कोई भी तरीका हो सकता है। अब हम बात करेंगे बच्चों भूतापीय ऊर्जा की, यानी कि पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर जो ऊर्जा है। कई बार क्या होता है बच्चों, जैसे पृथ्वी के नीचे, अगर मैं अपनी भूपट्टी के नीचे की बात करूं तो यहाँ गर्म लावा है, गर्म मैग्मा है। कई बार क्या होता है, ये थोड़ा ऊपर उठ जाता है। अब ऊपर उठने से हमारे पृथ्वी के जो भूपट्टी है इसके जस्ट नीचे पानी है, और उस पानी के जब वो संपर्क में आता है लावा, तो पानी भाप बनता है, और वो भाप बनकर जमीन से क्या आना स्टार्ट हो जाता है, बाहर आना प्रारंभ हो जाता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा। जैसे कि अपन देखते हैं कि ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है क्या कहलाती है, भूतापीय ऊर्जा। वर्षों से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है, मतलब यूएसए के अंदर सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश, मणिकरण और लद्दाख की पूगा घाटी में स्थित है। ये देखो, जैसे बच्चों आप देख सकते हो यहाँ लगातार भाप निकल रही है। जैसे ही भाप है, भाप के प्रेशर से मैंने टरबाइन को घुमाया, और टरबाइन के घूमते ही, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे ही टरबाइन घूमेगा, टरबाइन के घूमते ही जनरेटर जो है वो क्या कर देता है, बिजली बना देता है। अब हम बात करते हैं बच्चों ज्वारीय ऊर्जा की। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, जो समुद्र होता है, समुद्र में आपने देखा होगा बच्चों जो टाइड्स बनती हैं, जो ज्वार बनती है, एक बार वो ऊपर जाती है और एक बार वो नीचे जाती है। जब वो ऊपर जाती है उसे बोलते हैं ज्वार, और जब वो नीचे आती है तो उसे बोलते हैं भाटा। तो कैसे ज्वार और भाटा का उपयोग कर हम ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त करते हैं, देखते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है बच्चों, यहाँ क्या होता है, जैसे समुद्र से थोड़ा सा अलग तटीय क्षेत्र के अंदर एक स्थान बना दिए जाते हैं, ऐसे कि मान लो जब एक उच्च ज्वार है, जैसे यहाँ टरबाइन लगा हुआ है एक,
अगर मैं बात करूं, इस जगह हमने एक टरबाइन लगा रखा है कि जैसे ही उच्च ज्वार आएगा तो उच्च ज्वार के आने से टरबाइन घूमने लगेगा। अब जैसे ही ये ज्वार निम्न हो जाएगा तो बाद में ये इस तरफ घूमेगा, यानी कि ये टरबाइन जो है हमारा वो लगातार क्या करता रहेगा, घूमता ही रहेगा। जैसा कि मैंने आपको अभी पीछे भी बताया, हमें क्या करना है, सिर्फ टरबाइन घुमाना है, क्योंकि टरबाइन घूमते ही जनरेटर क्या काम कर देगा, बिजली उत्पन्न कर देगा। देखते हैं आगे, देखो ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि समुद्र के अंदर जो टाइड्स आती हैं उन्हें क्या कहते हैं अपने, ज्वार। उच्च ज्वार यानी कि हाई के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध व स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। अब मैं बात करता हूं बच्चों बायोगैस की। यह भी एक हमारे लिए क्या है, ऊर्जा का रूप है। तो देखते हैं कैसे बायोगैस प्राप्त की जाती है। जैविक अपशिष्ट, जैविक अपशिष्ट का मतलब है बच्चों जीवों के मल से या अपशिष्ट जीवों से या वे जीव जो मर चुके हैं उनसे। तो जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे, जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। इसे ही क्या कहते हैं, बायोगैस कहते हैं। बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम रूप है। जैसा कि आप यहां देखो, आपके पास मान लो बच्चों कोई भी ऐसे अवशेष हैं या ऐसा अपशिष्ट है जिसे अपने जैविक अपशिष्ट कह सकते हैं, उन्हें एक स्थान पे इकट्ठा किया जाता है और बाद में इसे इस टैंक में इकट्ठा कर यहां पर जैविक अभिक्रियाएं करवाई जाती हैं। और लगातार इस बात का यहां ध्यान रखा जाता है कि ऑक्सीजन जो है वो यहां हमेशा क्या रहनी चाहिए, अनुपस्थित रहनी चाहिए। यानी बिना ऑक्सीजन के अंदर दाब और प्रेशर के कारण यहां एक गैस तैयार होती है और उस गैस का उपयोग हम टरबाइन को घुमाने में भी कर सकते हैं या अन्य उपयोग भी उसके हम कर सकते हैं। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। इस अध्याय को हमने 2 भाग में पढ़ा था। पहले भाग में हमने खनिजों के बारे में देखा और दूसरे भाग में हमने शक्ति संसाधनों के बारे में देखा। अब हम मिलते हैं हमारे अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।